हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परीक्षा अध्ययन का हिंदी का क्लास 10th का आदर्श प्रश्न पत्र यानी कि मॉडल टेस्ट पेपर सेट 1 का सॉल्यूशन 1 बाय 1 सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डेफिनेटली एक बार दो बार रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप बहुत अच्छे खासे नंबर जो है वो मिस आउट करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है कि उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया था। तो कृष्ण जी ने बेसिकली उद्धव को गोपियों के पास एक संदेश देने के लिए भेजा था। तो वो संदेश किस चीज का था, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर है योग का। तो ये जो योग है, इस योग का मतलब क्या होता है, योग साधना, यानी कि पूजा पाठ करना, भक्ति में अपना मन लगा दो। ऐसा उद्धव ने गोपियों को संदेश दिया कि कृष्ण भगवान ने आपके लिए संदेशा भेजा है कि आपको योग करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, भगवान की पूजा में समर्पित हो जाओ। ओके, तो उद्धव ने गोपियों को योग का संदेश दिया था। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है सीता के विवाह की स्वयंवर में शर्त रखी गई थी। तो जब सीता माता जी का स्वयंवर क्या होता है आपको पता होगा, अगर आपने रामायण देखे होंगे तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे राजा महाराजा आते हैं और वहां पे सीता जी की शादी के लिए, विवाह के लिए ये सब किया गया था। तो उस केस में कौन सा राजा या महाराजा चुना जाएगा सीता जी के वर के रूप में, पति के रूप में, तो उसके लिए क्या शर्त रखी गई थी। तो इसका आंसर है शिव धनुष को तोड़ने की। वहां पे एक धनुष रखा हुआ था जिसका नाम है शिव धनुष, क्योंकि वो शिव जी का धनुष था। तो जो कोई राजा महाराजा उसको तोड़ेगा वो सीता का वर हो जाएगा, यानी कि सीता के लिए पति चुना जाएगा। तो यही शर्त रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन का समग्र चित्रण किसमें होता है, यानी कि जीवन यानी कि पूरी लाइफ के बारे में जो चित्रण है कि उसके बारे में बताया जाता है। किसी भी एक इंसान के पूरे जीवन के बारे में शुरू से आखिर तक पूरा डिटेल में अगर कोई चीज लिखी गई है तो उस ग्रंथ को या उस काव्य को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है महाकाव्य में। तो यानी कि जो महाकाव्य होते हैं, महाकाव्य में किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में पूरे उसके जीवन का, उसकी लाइफ का चित्रण यानी कि उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो आंसर को समझने के पहले हम समझते हैं कि एकांकी क्या होता है। तो बेसिकली एक नाटक होता है जिसमें किसी भी एक इंसान के बारे में एक पर्टिकुलर उसकी लाइफ में जो एक घटना घटी थी, ओके, यानी कि एक ही किसी घटना के बारे में बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एकांकी। तो एकांकी में कितने अंक होते हैं, तो आंसर बहुत सिंपल है, एक इसका आंसर होगा, बिकॉज एक ही घटना है, एक ही अंक के बारे में इस नाटक में बताया जाता है। तो एकांकी में एक ही अंक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड है वाच्य, इस वाच्य का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में जो वॉइस होता है वही होता है वाच्य। तो वाच्य को अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊं तो कोई भी वाक्य को बोलने का जो तरीका होता है वो अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, तो यही होता है वाच्य। अगर यानी कि आप किसी भी वाक्य को अलग अलग तरीके से बोल सकते हो तो उसको हम बोलते हैं वाच्य। जैसे कि मैंने बोला राम ने रावण को मारा, ओके, ये हो गया एक सेंटेंस। इसी को और कैसे बोल सकते हैं, राम के द्वारा रावण मारा गया, ठीक है। तो ये हो गया अलग तरीके से, हमने उसी वाक्य को, उसी सेंटेंस को अलग तरीके से बोले, तो ये होता है वाच्य। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर है तीन प्रकार के आपको वाच्य देखने को मिलेंगे और उनके नाम है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ये आपको पता होना चाहिए, ग्रामर में इन डिटेल में भी हम आपको ये आगे आने वाले वीडियोज में पढ़ाने वाले, क्योंकि हम यहाँ पे अभी सेट बाय सेट जो मॉडल टेस्ट पेपर है, आदर्श प्रश्न पत्र है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। इसलिए बस आपको पता होना चाहिए वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य एंड भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप के डर से घबराए भोलानाथ कहाँ जाकर छिपे, यानी कि जो सांप के डर से जो भोलानाथ था वो डर करके कहाँ छिपने चले गया था। तो इसका आंसर है माँ के आंचल में छिपने चले गया था। ये चैप्टर में आपको पता होगा कि जो भोलानाथ था वो डर करके माँ के आंचल में छिपने चला गया था। तो ये थे एमसीक्यूज यानी कि विकल्प वाले, ऑप्शन वाले क्वेश्चन। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति हमको यहाँ पे करना है। तो चलिए 1 बाय 1 इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ब्लैंक है प्रयोगवाद के जनक ब्लैंक माने जाते हैं। तो इसके आंसर के पहले हम ये समझते हैं कि प्रयोगवाद ये क्या है, कहाँ से आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं होता है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हिंदी भाषा का जो साहित्य है और जो इसका इतिहास है वो लगभग 1000 साल पुराना है।
और इस हिंदी के साहित्य के इतिहास को 3 बड़े बड़े चरणों में या कालों में या समय में बांटा गया है, जिसमें पहला है आदिकाल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। तो अभी हम इन सबको इन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस आपको पता होना चाहिए कि 3 काल थे, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। और इसमें जो ये आधुनिक काल है, इस आधुनिक काल में पूरे समय को अलग अलग युगों के नाम से बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावादी युग, चौथा प्रगतिवादी युग, नेक्स्ट प्रयोगवादी युग और उसके बाद नवकाव्य युग यानी कि नई कविता का युग था। ओके, उसके बाद आता है उत्तर आधुनिक युग। तो इसमें ये जो एक समय था प्रयोगवादी युग, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये प्रयोगवाद जो शुरू हुआ था, इसके जनक यानी कि इसकी शुरुआत किसने किया था। जनक का मतलब होता है पिता, तो प्रयोगवाद के पिता यानी कि कौन से इंसान ने इसकी शुरुआत की थी, तो उसके बारे में पूछा गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि परीक्षा अध्ययन में ये आंसर जो लिखा हुआ है ये रॉन्ग है। ओके, जो सही आंसर है वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं, तो राइट आंसर विल बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और ये मैं बताना चाहूंगा इसका नाम प्रयोगवाद जो है वो इसलिए भी पड़ा बिकॉज यहाँ पे नए नए प्रयोगों के जरिए वहां पे रचनाएं की जा रही थी। जो लेखक थे वो अपनी रचनाएं लिखते थे, कवि लोग अपनी कविताएं लिखते थे, इसलिए इसका नाम प्रयोगवाद रखा गया था। और प्रयोग का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट, तो नए नए एक्सपेरिमेंट के जरिए वो सब वहां पे किया जा रहा था। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है श्रृंगार रस का स्थायी भाव ब्लैंक है। तो देखिए आपको पता ही होगा कि रस जो है वो 10 टाइप के होते हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस और वात्सल्य रस। तो इसमें जो श्रृंगार रस है, उस श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव है कि उसके पीछे की जो फीलिंग है, तो श्रृंगार रस में उसके पीछे की जो फीलिंग है, जो स्थायी भाव है वो क्या है, रति है। रति का मतलब क्या होता है, प्रेम। ओके, लेकिन आप प्रेम नहीं लिख सकते, जनरली स्टैंडर्ड वर्ड जो होता है वही दिया गया है, वो है रति। आप ब्रैकेट में चाहें तो प्रेम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है रति। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक से तब चलते हैं, वो है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ब्लैंक कहलाते हैं। अब यहाँ पे जो वर्ड है काव्य, काव्य का मतलब क्या होता है, कविताएं। तो अगर कविता की शोभा बढ़ाना है, उसको पढ़ने में और मजा आए, उसके लिए अगर हम वहाँ पे कोई चीज डाल सकते हैं जिससे कि उस कविता को पढ़ने, सुनने और देखने में मजा आ जाए, तो उसके लिए क्या बोला गया, उसको अलंकार। देखिए अलंकार का सिंपल मीनिंग क्या होता है, ये होता है गहने। तो जिस तरीके से कोई भी अगर महिला है, अगर वो गहने पहनती है तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है, इसी तरीके से अगर कविता में अलंकार का इस्तेमाल कर दिया जाए तो उसकी सुंदरता, उसकी शोभा जो है और ज्यादा बढ़ जाती है। और अलंकार की बात करें तो बहुत अलग अलग तरीके के अलंकार होते हैं, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, बहुत सारे अलंकार है। तो इन अलंकारों के इस्तेमाल से क्या होता है कि जो काव्य है उनकी शोभाएं बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बाल गोविंद भगत जी थे वो ब्लैंक के पद गाया करते थे, यानी किसके पद गाया करते थे, तो इसका आंसर है कबीर जी। तो जो कबीर जी ने पद लिखे थे या दोहे लिखे थे, तो उन्हीं दोहों को, उन्हीं पदों को बाल गोविंद भगत जो हैं वो उन पदों को गाया करते थे। तो आंसर होगा कबीर के पद जो हैं वो बाल गोविंद भगत गाया करते थे। नेक्स्ट ब्लैंक है कि जगदीश शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, उसको तोड़ेंगे तो ब्लैंक होगा, क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, जगदीश को तोड़ेंगे तो जगत धन ईश होगा। और क्योंकि पहले वाले पार्ट के लास्ट वाले में हमको यहाँ पे दिख रहा है ये हलंत है, हलंत यानी कि हो गया व्यंजन। हलंत का मतलब आधा त है, राइट, हलंत लग गया मतलब वो आधा त है, और ये होता है एक व्यंजन। तो क्योंकि ये व्यंजन है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये व्यंजन संधि है। ओके, तो जगदीश का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे यानी कि तोड़ेंगे, तो तोड़ने पे हमको मिलेगा जगत धन ईश, ये मिलके होता है जगदीश। नेक्स्ट ब्लैंक है, भोलानाथ का असली नाम ब्लैंक था, यानी कि भोलानाथ का असली नाम क्या था, तो चैप्टर में भोलानाथ का असली नाम था तारकेश्वर नाथ, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए अब समझते हैं सत्य असत्य यानी कि ट्रू फॉल्स को। तो पहला असत्य और सत्य के बारे में ये पूछा गया है कि जो प्रगतिवादी काव्य का मुख्य विषय शोषण के प्रति विद्रोह है क्या। तो पहले समझते हैं प्रगतिवादी क्या है। तो अभी हमने देखे थे कि आधुनिक काल में प्रयोगवाद होता है, तो प्रयोगवाद के ठीक पहले कौन सा वाद था, प्रगतिवाद युग, राइट। तो प्रगतिवाद में क्या होता था कि प्रगतिवादी का मतलब होता है प्रगति की तरफ, यानी कि तरक्की के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में यहाँ पे कविताएं जो है, काव्य जो है रचे जाते थे। तो उस युग को बोला गया है प्रगतिवादी युग, और उस समय जो कविताएं लिखे जाते थे उनको हम बोलते हैं प्रगतिवादी काव्य। तो यहाँ पे क्योंकि आगे बढ़ने के बारे में बात हो रही है और ये
जो युग था इसमें जनरली मजदूरों पे बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था, जो किसान थे उनके लिए भी बहुत परेशानी वाला समय था। तो ये होता है शोषण करना, यानी कि किसी को परेशान करना, उनसे ज़बरदस्ती काम लेना, तो शोषण करना। तो यहाँ पे मजदूरों किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा था, तो उनके लिए विद्रोह यानी कि उनका विरोध दिखाना, तो उसके ऊपर कविताएं जो है लिखी जाती थी। तो इसका आंसर है, ये बात सही है, सत्य है, क्योंकि प्रगतिवादी कविताओं का जो मुख्य विषय था, जो टॉपिक था जिसके ऊपर कविताएं लिखी जाती थी, तो वहाँ पे शोषण के खिलाफ या शोषण के विरोध के लिए कविताएं लिखी जाती थी। तो ये हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट है कि वीर रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, तो ये है असत्य, क्योंकि वीर रस का जो स्थायी भाव होता है, जो उसके पीछे की फीलिंग होती है, वो होता है उत्साह, क्योंकि वीरों के अंदर बहुत सारा उत्साह होता है, जोश होता है जब वो लड़ने जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वीर रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, जो कि गलत है, बिकॉज क्रोध जो है वो होता है रौद्र रस का स्थायी भाव, क्योंकि रौद्र के अंदर यानी कि क्रोध पैदा होता है। ओके, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, इसलिए हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बोला गया है मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। मृदंग क्या होता है? जो एक विशेष प्रकार का ढोलक होता है उसको हम बोलते हैं मृदंग, और ये वाद्य यानी कि बजाने का यंत्र, बजाने की चीज। ओके, तो यहाँ बोला गया मृदंग एक प्रकार का बजाने वाला यानी कि वाद्य यंत्र है क्या? ये हो जाएगा सत्य, क्योंकि मृदंग को हम बजा सकते हैं। नेक्स्ट है स्थानवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के काल का बोध होता है, तो ये हो जाएगा असत्य। असत्य क्यों होगा मैं आपको समझाता हूं। देखिए विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है जो किसी के बारे में विशेषता बताए। ओके, और यहाँ पे वर्ड है क्रिया विशेषण, यानी कि ये क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया यानी कि जो आप काम कर रहे हैं उसकी विशेषता बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और वर्ड है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि स्थान के बारे में, यानी कि किसी पर्टिकुलर स्थान के लिए वहां की क्रिया जो हो रही है उसकी विशेषता बताएंगे। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण से काल का बोध होता है। काल यानी क्या होता है? समय। तो नहीं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण से काल यानी कि समय का कोई हमको बोध यानी पता नहीं चलता है, बल्कि हमको स्थानवाचक क्रिया विशेषण से किसी एक पर्टिकुलर स्थान का बोध होता है, उस स्थान के बारे में, उस जगह के बारे में पता चलता है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण से हमको स्थान का बोध होता है, ना कि काल का यानी कि समय का। तो समय का बोध तो बिल्कुल भी हमको नहीं होता है भाई। ओके, इसलिए हो जाएगा ये असत्य। नेक्स्ट है मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर लगाई, तो ये तो है सत्य, बिकॉज जो मैया थी उन्होंने जब भोलानाथ को चोट लग गई थी तो उनके घाव पर हल्दी पीसकर लगाई थी, और ये बात सही है उस चैप्टर के हिसाब से, इसलिए इसका आंसर होगा सत्य। नेक्स्ट है लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है। जो लेखक होता है, जो लिखता है बेसिकली, तो जो लेखक होता है उसकी प्रत्येक यानी कि हर एक जो रचना जो भी वो लिख रहा है वो हमेशा श्रेष्ठ होती है क्या? महान होती है क्या? तो असत्य है, बिकॉज हर लेखक जो लिखता है उसकी 1, 2, 4, 5 ऐसी बहुत ही फेमस रचनाएं होती है जिसकी वजह से वो फेमस हो जाता है, पर उसकी हर रचना श्रेष्ठ हो, महान हो, ये जरूरी नहीं है। कोई कोई रचनाएं हमको उनकी पसंद नहीं भी आती है। इसको आप रिलेट कर सकते हो मूवी से। कोई एक डायरेक्टर है, अगर उसकी एक मूवी अच्छी है तो सभी मूवी अच्छी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, तो उसी तरीके से लेखक की हर रचना श्रेष्ठ हो, महान हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये हो गया हमारे सत्य असत्य यानी कि ट्रू फॉल्स। अब चलिए देखते हैं सही जोड़ी मिलान करने का क्वेश्चन। तो भवानी प्रसाद मिश्र जो है वो बेसिकली एक कवि है। किस टाइप के कवि थे ये? तो ये थे नई कविता के कवि। तो ये जो नई कविता है ये कहाँ, अभी हमने देखे थे थोड़ी देर पहले ही, कि जो प्रयोगवाद था उसके बाद क्या था? नई कविता युग, जहाँ पे नई नई चीजों के बारे में बताया जा रहा था। तो उस समय के जो कवि थे वो थे भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसलिए हम इसको मैच करेंगे नई कविता के साथ, बिकॉज नई कविता के कवि थे भवानी प्रसाद मिश्र जी। इसके बाद अगर किसी बात को आवश्यकता से अधिक यानी कि जरूरत से ज्यादा अधिक अगर हम बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं या कह रहे हैं, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पे होता है अतिशयोक्ति अलंकार। ओके, यानी कि अगर आप कोई भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बहुत ही ज्यादा हाई फाई तरीके से एकदम एक्स्ट्रा ही कुछ बता रहे हैं जो कि रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, रियल में है ही नहीं, तो कुल मिलाकर के जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर एक्स्ट्रा तारीफ कर रहे हैं किसी के बारे में आप, तो वहां पे होता है अतिशयोक्ति अलंकार। उसके बाद ये संस्कृति, संस्कृति एक चैप्टर का नाम है आपके सिलेबस में। उसके राइटर कौन थे? तो उसके राइटर थे भदंत आनंद कौशल्यायन। तो इसलिए इसको मैच करेंगे भदंत आनंद कौशल्यायन से। ओके, नेक्स्ट है जो लेखक यशपाल हैं उनकी एक आदत थी। उनकी आदत क्या थी? कि निठल्ले बैठे कल्पना करना। तो यहाँ पे जो निठल्ले बैठना मतलब है खाली पीली बैठ करके वो
कल्पनाएं करते रहते थे, सोचते रहते थे। ये उनकी एक आदत थी। किसकी आदत थी? लेखक यशपाल की। नेक्स्ट है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जो भगवान में विश्वास रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आस्तिक। और जो विश्वास नहीं रखता है उसको बोलते हैं नास्तिक। इसके बाद जो है ये है अणु बम विस्फोट। अणु बम क्या होता है? एटम बम। एटम बम का जो विस्फोट है, जो फटना है, ये बेसिकली साइंस का दुरुपयोग है, विज्ञान का दुरुपयोग है। साइंस का मिसयूज किया गया है जो कि सही नहीं है। तो क्योंकि साइंस को सही तरीके से यूज नहीं किया गया, इसलिए एटम बम हो रहे हैं और वहां पे उनको ब्लास्ट किया जा रहा है, फोड़ा जा रहा है, जिससे कि बहुत सारे लोगों का जन धन की हानि हो जाती है। तो ये हो गया सही जोड़ी मिलान का। अब चलिए लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला वाला जो एक शब्द वाक्य उत्तर में है, ये है सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे। तो देखिए सीता माता का जब स्वयंवर हो रहा था तो राम लक्ष्मण भी उस स्वयंवर में पहुंचे थे, तो वो किसके साथ आए थे? तो इसका आंसर है विश्वामित्र जी के साथ आए थे वहां पे। तो विश्वामित्र के साथ इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारण क्या कहलाते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने देखे थे रस होते हैं, राइट। 10 टाइप के रस देखे थे और हर एक रस का स्थायी भाव होता है, ठीक है। तो उन स्थायी भाव को, उस फीलिंग को जगाने वाला या फिर उद्दीप्त करना यानी कि जगाने वाला। तो हर रस के पीछे जो स्थायी भाव को जगाने वाला या उद्दीप्त करने वाला जो कारण होता है, उस कारण को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं विभाव। क्योंकि देखो विभाव का डेफिनेशन या मतलब यही होता है ना, परिभाषा यही होती है कि जब कोई आप वस्तु के बारे में या किसी सब्जेक्ट के बारे में जब वर्णन करते हो या उसके बारे में बता रहे हो, तो उसके बताने से जो हमारे अंदर में जो फीलिंग या भाव उत्पन्न होते हैं, उसी को हम बोलते हैं विभाव। तो वही तो यहाँ बोला गया है, जो भाव है, जो स्थायी भाव है, जो फीलिंग है, उसको जगाने वाले कारण को या उद्दीप्त करने वाले कारण को हम क्या कहते हैं? विभाव बोलते हैं। ओके, जिस कारण से वो फीलिंग हमारे अंदर जनरेट हो रही है वो होता है विभाव। उसके बाद वाले में पूछा गया है एक कहानी यह भी, ये एक चैप्टर का नाम है। तो इसके रचनाकार कौन है, इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं मन्नू भंडारी जी। ये आपको सिंपली याद करना होगा। इसके बाद यहाँ पूछा गया है मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है में कौन सा वाच्य है। अभी हमने बताया थे वाच्य यानी कि वॉइस, और अगर हम यहाँ पे द्वारा वर्ड लगा रहे हैं कि मेरे द्वारा, देखो एक सिंपल तरीका है कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, एक सिंपल हो गया, तो ये हो गया कृतवाच्य के रूप में बोला। लेकिन अगर जहां पे भी ये द्वारा वर्ड आ गया ना, तो वहां पे कौन सा वाच्य होता है ये आपको पता होना चाहिए, कर्म वाच्य यानी कि पेसिव वॉइस। क्योंकि द्वारा आ गया ना, बाय लग जाता है इंग्लिश में, ऐसे यहाँ पे द्वारा लग गया, मतलब ये क्या हो गया? कर्मवाच्य, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं, राइट, पेसिव वॉइस में। ऐसे यहाँ पे द्वारा लग गया मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्मवाच्य। तो आपको इतना तो याद रखना पड़ेगा कि वाच्य कौन सा है पूछ रहा है, और द्वारा वर्ड आ गया मतलब कर्मवाच्य होता है। नेक्स्ट है यथाशक्ति में कौन सा समास है। अब देखिए जो वर्ड है यथा, यथा क्या है? ये एक अव्यय है, अव्यय की लिस्ट होती है। ओके, प्रति, यथा, अनु, तो इस टाइप से बहुत सारे जो है अव्यय होते हैं। और जहां पे भी यथा वर्ड दिख गया, आपको यथा शब्द देखने को मिल गया, मतलब वहां पे कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ओके, अव्ययी भाव समास क्यों? क्योंकि यहाँ पे अव्यय का इस्तेमाल हुआ है। जैसे प्रतिदिन हो जाएगा, प्रति क्या है? एक अव्यय है, तो वो भी अव्ययी भाव समास बताएगा आपको। तो अगर किसी भी शब्द में अगर आपको वहां पे अव्यय दिख रहा है तो उसके पीछे जो समास होता है वो क्या होता है? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है जो अज्ञेय थे, ओके, जो कवि थे अज्ञेय, उन्होंने जापान में हुए बम विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी। तो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में जब बम विस्फोट हुआ था, बम फेंके गए थे, तो उस समय जो ये कवि थे अज्ञेय, उन्होंने कौन सी कविता लिखी थी यहाँ पे पूछा गया है। तो उन्होंने जो कविता लिखी थी उसका नाम लिखे थे हिरोशिमा। उन्होंने कविता का नाम ही दे दिए हिरोशिमा। तो ये थे आदर्श प्रश्न पत्र यानी कि मॉडल पेपर सेट 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और हमारी ये शुरुआत आपको कैसे लगी, अगर आप चाहें तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।